महाराष्ट्र की भूमि। हाँ राजू सबको प्रणाम, राम राम, सबको राम राम, सबको राम राम। एग्रीकल्चर PhD हो गया, क्या बात है, कुछ दिन में डॉक्टर हो जाएंगे। हाँ जी, चलिए। नमस्ते, कैसे हैं भाई? मजे में? आइए अपना जो TCBT कृषि है और जीवन शैली, उसके जो हैं प्रेरक हैं, प्रचारक हैं, इनका भी नंबर आप सेव करके रख लीजिए। हितेश जी आए, हितेश जी आप भी खड़े हो जाइए। राम राम। और ये हमारे जो है अमरेली से हैं, और ये भी जो है हमारे संभाग का काम देखते हैं, संयोजक हैं, है ना, मिशन के जैविक जीवन शैली विज्ञान मिशन। और बाकी आप काम करना है तो हम सबको जिम्मेदारी लेना है। अभी फिर से शुरू करेंगे जरा मिशन मोड पर काम। बाकी लोग खड़े हैं, सोनू भाई तुम भी बैठो, सब लोग बैठ जाओ, जो देख के आ गए, है ना। ये पूरी तरह प्राकृतिक खेती है। यहाँ इधर खड़े होइए, इधर कैमरे के साथ। अपना नाम बताइए और पता बताइए और फिर बताइए। મારું નામ રાજુભાઈ યસવાળા, તળાજા, બાજુમાં પાઉથી વિલેજ। हाँ हिंदी में बताइए, पूरा भारत सुन रहा है आप। हिंदी चालू है। अच्छा, मेरा नाम राजूभाई वाड़ा, तहसील तड़ाजा और डिस्ट्रिक्ट भावनगर, अच्छा गुजरात। ये अमरूद का हमने वो गार्डन देखा गुरुजी, वो भी उसकी आयु तो बहुत कम है। कितने महीने का हुआ? 10 महीने का हुआ। लेकिन उसमें जो अभी वो फ्लावरिंग है और फ्रूट जो बन रहे हैं, वो इतनी आयु में हमने गुरुजी कभी नहीं देखा। इतना छोटा पेड़ में इतना फल लग सकता है, वो एक चमत्कार जैसा है। अच्छा तो ये सब आपकी कृपा है। ये जो हमने वैदिक वृक्षायुर्वेद ऊर्जा विज्ञान की तकनीक से TCBT प्राकृतिक खेती से जो आपने किया, में चमक कैसी दिखी? पत्ती बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वो इतनी वो ताकतवर है पत्ती कि उसमें कोई जीव महुआ बुआ कुछ लग भी नहीं सकता, इतनी ताकत वाली पत्ती है। ऐसा बहुत बढ़िया है। क्या बात है। और कोई और बताएगा? कोई आ जाओ, एक एक विशेषता बताओ, नहीं तो एक ही व्यक्ति सब बता देगा। आ जाओ आ जाओ, अच्छा लगा तो बताओ, अब बुरा लगाओ तो और बताइए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये बैठे हैं कौन? बस हो गया। और बताइए, जो गए हैं देखे, इतने सारे लोग देखे, एक आध विशेषता बता सकते हो? उसमें रखिए यार, ये हिल रहा है या फिर आ जाओ, ये आ रही ना, बताओ कोई। चलो गुजराती में बताओ, कोई बात नहीं, बोलने की समस्या होगी, भाषा बदल दो तो भाषण नहीं दे पाते थे। हाँ यहाँ आ जाओ, यहाँ इधर आओ, इधर। हाँ जी, ફ્રૂટ તો જામફળના ફ્રૂટ તો આપણે બધે ખાતા હોય, પણ અહીંયા ફ્રૂટ મેં 2-3 ખાતા જામફળના, પણ એમાં જે આમ પોઝિટિવ ઉર્જા છે ને, આમ ખાધા પછી છે ને આપણને આમ મજા જ આવે। खा के देखिए। હા, ખાતે દેખે, દો खा लिए। कैसा मजा है? थोड़ा और उसको थोड़ा और करो ना जरा। और मजा आए। तो मजा में क्या आया? दिल खुश हो गया, दिमाग ठंडा हो गया, ऐसा। अच्छा, नाचने का मन हो रहा है? आओ आओ सच में क्या बात है।
बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया, नीलकंठ पकड़ेगा क्या बात है, बहुत बढ़िया। बाहर है वो तो चलो और कोई बताए, थोड़ा और टेक्निकल चर्चा में जाओ। ठीक है, आनंद आ गया, ठीक है, पत्ती चौड़ी है, थोड़ा टेक्निकल चर्चा में कोई टेक्निकल किसी ने अमरूद की खेती किया हो, आपने इतना सघन अमरूद की खेती कभी देखी क्या? ये अति सघन है, हाँ ना, अल्ट्रा एंड अल्ट्रा हाई डेंसिटी। आइए ठीक, और क्या है टेक्निकल, कोई और चर्चा कर सकता है? जैसे पत्ती में अगर जो है इस तरह मुड़े हैं क्या पत्तियां, इसका मतलब उसमें फास्फोरस और पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम पर्याप्त है, ये उसकी निशानी होती है। काय की निशानी होती है? यदि पत्तियां थोड़ी सी भी मुड़ जाती हैं, इसका मतलब फास्फोरस की कमी है। पत्ती अगर ऊपर से सूख रही है, दिखी क्या सूखते, तो पोटास की कमी, नहीं सूख रही मतलब पोटास भी मिल गया। और जो नया अंकुर निकलता है, नए पत्ते ऊपर, क्या बोलते हैं उसको गुजराती में? हाँ, ऊपर जो कोई या कोई क्या बोलते हैं, अगर वो जो है ऐसा थोड़ा मुड़ा होता तो बोरान की कमी होती है। ठीक है, या फल का आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो बोरान की कमी, दिखी क्या कमी है? और फसल में स्वाद है, मतलब भरपूर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक और आयरन है, क्योंकि इन्हीं का टेस्ट लेता है हमारा जीभ। जो पहला टेस्ट लेता है वो लेता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विशेषकर सल्फर। तो जिन्होंने खाया उन्हें आनंद आ गया, ये बोल रहे मतलब सल्फर पर्याप्त है। पहला टेस्ट सल्फर है। अभी सबको खिलाएंगे, चिंता नहीं करिए, सब मुंह में जो है आप ला सकते हो लाइवा। ठीक है, हाँ, मेरा कोई भी फूड कोई खा ले, तो अमरूद नहीं, दाल खा लो आप, तो चावल खा लो, गेहूं खा लो, कुछ भी फसल या फल खा लो, उसी से अगर नाचे नहीं तो कहना। पिछले साल मैं अंगूर खाया, मतलब मैं ही नाचने लगा, इतना स्वादिष्ट अंगूर कभी नहीं खाया हूँ। इनके यहाँ का हमने सहतूत खाया, ऐसा लगा कि पूरा सहतूत जो है ना जीभ के अंदर यहीं चला गया, पूरा जीभ में ही स्वाद उतर गया, इतना मिठास। और वो शक्कर वाला मिठास नहीं, एक अलग तरह का मिठास, जिसके लिए गुजराती जाने जाते हैं। समझ रहे हो? हाँ, बाद में शक्कर खा खा के आप लोग जो है खराब हो गए। ओरिजिनल जो मिठास है गुजरात में एक अलग होता है, वो मिठास मिलेगा फलों में। इसलिए मेरा सारा ज्यादा फूड तो गुजरात में ही बिकेगा, देखना जरा, जिस दिन अपने फूड सब लॉन्च हो गए, अभी सब आने वाले, भारत भर में लगभग 38 फसलों में अपने रिकॉर्ड प्रोडक्शन आ चुके हैं, सभी फल और मसाले सब आ रहे हैं। हमारा सौंफ कोई खा लेना, चापते रहेगा, बहुत रस निकलता है। अभी सौंफ खाते हो ना तो ऐसा लगता है कि चारा खा रहे हो, कोई टेस्ट नहीं। हमारा कोई सौंफ खा ले, चापते रहेगा, स्वाद निकलते रहेगा, रस आते रहेगा, और अलग ही मिठास आई सौंफ का। क्योंकि पिछले साल लगा था, मैं गया था तो मुझे ध्यान है। तो अपनी पद्धति एक जो है प्रकृति को और मनुष्य को अलग ही दुनिया में ले जाएगी। पीछे बोलो, इनसे बात ना करें, कौन है भाई? तो अपनी ये जो कृषि है वो खेती को नहीं, पूरी प्रकृति को और पूरी मानव सभ्यता को एक अलग दुनिया में ले जाएगी। जितने भी निकले, और उस दुनिया का नाम मैंने रखा है सतयुग की खेती। कौन सी खेती? सतयुग की। हाँ, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। आप झूठ बोल के, फरेब करके,
व्यापार करके खाओगे, उगा के खाओगे, हमेशा सात्विक रहोगे। व्यापार करके खाओगे, बड़ा गड़बड़ी होगा। इसलिए सबसे वो पहली जो है, जो खेती को जो सबसे अच्छा माना इसलिए गया था, उत्तम खेती मध्यम मान। इसलिए आप सब खेती करोगे, बहुत जल्द अलग दुनिया में पहुंच जाओगे, 2-4 साल 5 साल। और जो नहीं पहुंचा, ये समझ जाना उनके नाती पोतों को बच्चे पैदा नहीं होना। अब जो पीढ़ी पैदा हो रही है वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएगी, चाहे लड़की हो या लड़का हो। शुक्राणु अंडाणु खत्म हो गए लगभग। हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई, एकदम से धरती की जनसंख्या रुकेगी और फिर कम होती चली जाएगी बहुत तेजी से। और जो लोग अपने से जुड़ गए हैं वो एक अलग दुनिया में जाएंगे। सतयुग की खेती, उनके बच्चों की ऊंचाई बढ़नी शुरू हो जाएगी, बच्चों में सात्विकता का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये पूरी प्रकृति तरंगों से चलती है। कैसे चलती है? तरंग समझ रहे हो? हाँ, मोबाइल जो चलते तरंग से। हाँ, और इसलिए बच्चा जो है, कोई गांव में अंदर जंगल में रहने वाली जो माँ है, जिसने मोबाइल भी नहीं देखी, उसका बच्चा भी पैदा होगा तो मोबाइल का एक्सपर्ट निकलेगा, क्योंकि उसकी माँ के पास मोबाइल नहीं। लेकिन ये तरंगे तो पूरी दुनिया में जा रही ना। जंगल में रहने वाली माँ भी उन तरंगों को ग्रहण कर रही है। जो आप मैसेज भेज रहे हो ना, हाँ, गर्भ में रहने वाला बच्चा उसको पढ़ता है, वो तरंगे स्पर्श होके जाती है। और जो मेरी खेती है वो तरंगों की खेती है। क्या खेती है? हाँ, आप न्यूट्रिशन खाद और पानी में मिला के देते हैं। अपना न्यूट्रिशन तो तरंग है। मैं तरंगों से 5 तरह की तरंगे हैं, रूप रंग गंध स्वर स्पर्श। इन तरंगों से मैं आपको खेती करना सिखाऊंगा। और सतयुग में ऐसी खेती होती थी, जुताई नहीं, निंदाई नहीं, गुड़ाई नहीं, खाद नहीं, दवाई, बस पेड़ लगाओ, तरंगों से भोजन दो। और ये तरंग प्रकृति में सर्वव्याप्त है। रूप यानी माइक्रो न्यूट्रेंट प्रकृति में है, जमीन में, बस हमारी मिट्टी में नहीं है, पर है मिट्टी में। और उसी कारण ये सब पेड़ बड़े हो रहे हैं। ये बड़े पेड़ को तो किसी ने दिया नहीं, फास्फोरस पोटास दिया क्या? कोई कमी दिख रही है? क्योंकि इसकी मिट्टी में वो रूप, जो रूप यानी आकार इसकी मिट्टी में है, जो पौधा को चाहिए। रंग, खूब रंग है सूर्य का प्रकाश, उसमें भी तरंगे हैं, फास्फोरस पोटास जिंक। गंध, इसमें भी तरंगे। स्वर, इसमें भी तरंगे। और स्पर्श, इसमें भी तरंगे। मैं 5 तरंगों का प्रत्यक्ष प्रयोग यहाँ भी आपको कराऊंगा, क्योंकि ये तरंगे दिखाई नहीं देती। मेरी बात समझ में आ रही सबको? समझ में आ रही है? हाँ, प्रकृति का निर्माण इन तरंगों में ही होता है। जैसे रोटी का निर्माण हमेशा आटे में होता है, गेहूं में होता है क्या? हाँ, तो ये जो पत्थर के ढेले हैं, ये गेहूं है। ये आटे में बदलेगा तब निर्माण करेगा पौधा, पत्ती का, फूल का, फल का। आपकी मिट्टी अभी गेहूं की अवस्था में। आज मैं गुजरात आता हूँ, हमेशा एक नई डिश खाता हूँ। आज आया तो मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने कल सुबह ही भोजन किया था, उसके बाद तो भोजन ही नहीं हुआ, क्योंकि दौड़ भाग ऐसी रहती है। तो सुबह मैंने नाश्ता किया तो इन्होंने कुछ एक जो है वो चावल को शायद पका के और पूरा लपसी बना दिए थे। क्या बोलते हो उस डिश को? नहीं, हाँ, कौन ने खिलाया था मुझे नाश्ता? कहाँ है भैया हमारे राजू भाई? अरे क्या था बताओ? खिचू। हाँ तो बताओ ना, पीछे बैठे हो आप, है ना? हाँ, तो गुजराती क्या करते हैं, हर चीज को तरंगों की अवस्था में लेके जाते हैं, पका के उसको जो है बिल्कुल ऐसे पचाना भी ना पड़े, सट से अंदर पच गया, है ना? हाँ, खमड़ भी उसी में, वो भी पच गया, सब उसको पका के बिल्कुल एकदम खाना भी बहुत अवेलेबल। हाँ, अवेलेबल फॉर्म में ले आते हो आप तरंगों की अवस्था में। बस एक अवस्था आगे गया, पेट के नीचे खिसका कि वो तरंग बन गया। ठीक है? हाँ, तो हमने खूब नाश्ता किया, तो ध्यान में आया कि ये सब प्रक्रिया को आप लोग जानते हो, बस इस शब्दों में किसी ने बताया नहीं।
मैं बताऊंगा फटाफट समझ में आएगा आपको। और मैं गारंटी देता हूँ 2-3 साल में आप सतयुग की खेती में पहुंच जाएंगे, जहाँ जुताई नहीं, निदाई नहीं, गुड़ाई नहीं, खाद नहीं, दवाई नहीं, वो घर जाके ये सारे काम हम खराब कर रहे हैं। मनुष्य का काम ही नहीं है जुताई, निदाई, गुड़ाई, ये मनुष्य का काम नहीं है, ये प्रकृति का काम है। प्रकृति को छेड़छाड़ का आपको अधिकार ही नहीं है, और जब तक छेड़छाड़ करेंगे तब तक गड़बड़ होगा। आप वैसा इसी जो है बेड बनाओ, ड्रिप लगा दो, क्योंकि पानी तो देना पड़ेगा आपको। पानी चाहिए ना, हर आधे घंटे 1 घंटे में पानी चाहिए, तो पेड़ को भी चाहिए, तो पानी तो देना है हमें, बाकी काम नहीं करना। और फसल ऐसे ही आएंगे, 10 महीने से स्टार्ट हो जाएगा और फिर फसल ऐसे ही आएगा। और ये एक फसल नहीं है, अभी 38 फसल में हम रासायनिक से ज्यादा उत्पादन ले चुके हैं। कितनी फसल में? हाँ, गुजराती में क्या बोलेंगे 38 को? हाँ, सबको समझ में आया? तो भाई 2-4 फसल हो तो तुक्का मान लो आप, 38 कम होती क्या है? आम, अमरूद, केला, जामुन, संतरा, मौसम्बी, किन्नू, आलू, अदरक, लहसुन, प्याज, हल्दी, मिर्ची, धनिया, सौंफ, टमाटर, सब में गेहूं, धान, चावल, गेहूं, धान, इन सब में आ चुका 38 फसल। पर उन्हीं का आया जो समर्पण के साथ आया, क्योंकि प्रकृति समर्पण मांगती है, मेहनत नहीं मांगती। प्रकृति में कहीं मेहनत नहीं है। आप देखो इतनी बड़ी धरती 1600 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से अपने अक्ष पे घूम रही है, अकेले भी, ठीक है? और 10,000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रही है। देखो आगे भी बढ़ रही है, खुद में भी घूम रही है, और उसके साथ चंद्रमा भी उसके साथ साथ, और सूर्य खुद बढ़ रहा है 8,80,000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। सूर्य खुद इतनी स्पीड से दौड़ रहा है, 8 लाख। ताकत लग रही कहीं? कहीं कोई ताकत लग रही है? इतना बड़ा पेड़ खड़ा करने में आप जो है ना पूरे पसीने आ जाएंगे, पर आपने इसको लगा दिया, ताकत लग रही है क्या? केवल पानी दे रहे हो आप। ताकत लग रही मतलब गड़बड़ है। और बुद्धि लग रही है तो भी गड़बड़ है, मतलब कुछ गड़बड़ है तब बुद्धि लगा रहे हो। आप एक स्टेज में पहुंच जाओ, चाहे स्मूथ चलेगा, कुछ काम नहीं करना, केवल पानी देना है, और अपना जो है अपना काम प्रकृति खुद करने को तैयार है। बस रूप, रंग, गंध, स्वर, स्पर्श, ये जो 5 तृण मात्राएं हैं जिससे प्रकृति बनती है, इसको आपको अवेलेबल रखना है। वो मैं अभी सिखाता हूँ विद्या आपको। क्योंकि पौधे को रूप चाहिए, तना मजबूत कर, रंग चाहिए, बढ़िया पत्ती हरा कच्चे दिखने के लिए, फल आएगा वो बढ़िया दिखने के लिए, गंध एक अलग सुगंध आएगी पके फल में, स्वर, हाँ बिल्कुल, आपका जब वो जो है ना हर पदार्थ का एक स्वर होता है, बस हमें सुनाई नहीं देता, हमारी कान उतनी सक्षम नहीं है कि उसकी आवाज को हम सुन सकें। क्योंकि सभी जो है, सभी पदार्थ बने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन जो है तेजी से घूमता है सबके अंदर। इस माइक में भी, इस फूल के छोटे से इसमें भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये जुड़ के ऐसी पत्ती है, और जिसका रंग क्या है? क्या है? रेड है, पर नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है ये रेड छोड़ के बाकी सब रंग है इसमें। और यहीं से भौतिक दुनिया क्या होती है, बदल जाती है, हमारे देखने का नजरिया बदल जाता है, जिसको माया कहा भगवान कृष्ण ने। तो आपको दुनिया को ये दिखाई क्या दे रही है? पक्का?
अब मैं बोलूंगा रेड नहीं है तो बहस करने शुरू कर देंगे, बोले तेरे को कलर का ज्ञान नहीं है? पर इसके पीछे का भौतिक साइंस आप बताते हो, इसको माया क्यों कहा भगवान कृष्ण ने? क्या होता है, ये जो पत्ती है उसी कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है जिसको ये ग्रहण नहीं कर रही है, और आपकी आंख उसी कलर को देख रही है जिसको ये ग्रहण नहीं कर रही है। मेरी बात समझ में आई? कितने लोगों का हाथ उठाओ, बाकी को नहीं आया। देखो ये रेड नहीं है, ये क्या कर रहा है, लाल कलर को क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट यानी वापस कर रही है। तो ग्रहण की क्या लाल रंग को? नहीं ग्रहण की क्या, ये तो रिफ्लेक्ट कर रही है, और जो रिफ्लेक्ट कर रही है वो आपको दिखाई दे रहा है। मतलब इसमें लाल छोड़ के बाकी सब रंग, मतलब ये लाल, हाँ कि ना? हाँ ना, लाल है, लाल है। ये तो मैनिपुलेट हो गया ना, लाल दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, हाँ है नहीं? है नहीं, तो वही तो मैं पूछ रहा था इसका रंग क्या है? लाल नहीं है, लाल छोड़ के बाकी सब है, लाल छोड़ के बाकी सब है, ठीक है। हाँ, और यहीं से रंग चिकित्सा शुरू होता है। आप इसको लाल समझ के इसके औषधि उपयोग करोगे तो आपको परिणाम नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकृति में जो भी हमको दिखाई देता है ये पदार्थ है, अणु है, ठीक है। और अणु क्या होता है, वो जुड़ता है, बनता नहीं। जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाता है, तो घड़ा बनाने के लिए वो जोड़ता है। या एक चाक बनाने वाला देखो, पहले बैलगाड़ी के चाक बनते थे ना, तो हमारे यहाँ वो जोड़ने वाले होते थे, ऐसे नाप लेके उसको काटते थे और ऐसे ऐसे खांचे से जोड़ के और चाक बना देते थे, ठीक है। तो पदार्थ ये जुड़ता है, बनता नहीं, बनता कुछ और चीजों से। जैसे स्टैंड में ये जोड़ दिए तो ये आ गया, फिर इसमें ये जोड़ दिए, वायर जोड़ दिए तो आवाज आने लग गई। हमने सोचा हमने कलाकारी की, आपने टेक्नोलॉजी किया है, ये जोड़ने का काम किया है, टेक्नोलॉजी है। निर्माण किया क्या? निर्माण केवल 5 चीजों से होता है। रूप, बोलिए, रंग, गंध, स्वर, स्पर्श। जैसे रोटी या भोजन बनता है आटे से, और एक बार निर्माण हो गया, वापस रोटी बनेगी क्या? रोटी बन के सीख गई, अब आटा बनेगा क्या वापस? कोई बना सकता है दुनिया का? बहुत बड़ा साइंटिस्ट आए, बोले मैं वापस इसको आटा बनाता हूँ, बना देगा? इसलिए सोच समझ के रोटी बनाना। एक बार बन गया तो बन गया, और नहीं बना तो गुजराती उसको लोचा नाम से परोस देते। अब भी खा ले, छोड़ेंगे उसको भी नहीं, जो बनेगा उसको भी बेच देंगे। हाँ कि ना? अरे मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? तो आप बेच जरूर सकते हो उसको, पर वापस आटा नहीं बना। रोटी नहीं बनी तो लोचा जरूर कर दोगे, पर आटा नहीं बना सकते। तो इसलिए सावधानी से रोटी बनाना। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, लोचा नहीं करना है। हाँ, लोचा नहीं करना है, जो बनाना बिल्कुल सावधानी। इसलिए मैं ट्रेनिंग देता हूँ 2-2, 3-3 दिन की। इसलिए जब यहाँ भी ट्रेनिंग हुई तो मैंने बोला जरा इत्मीनान से बुलाओ, लोगों को दिन भर के लिए बुलाओ, और बिना भोजन किए जरा बिठा लो, है ना? और नहीं तो गुजराती भोजन किए और इसलिए भोजन कैंसिल। पूरे समय बैठो, भोजन करने के नाम पे 1-1.5 घंटे भी खराब होते हैं, लोचा हो जाता है। हाँ, लोचा होता है। और मैं बस से सफर करके आया हूँ, आपके पास ट्रेन की टिकट नहीं मिली, 2-2 टिकट थी, दोनों क्लियर नहीं हुई, तो मैं तो आपका एक समय लूंगा, छोड़ूंगा नहीं आपको, ठीक है। हाँ, जिसको बहुत अनिवार्य काम से बाहर जाना है अपना उठ के जाए, वापस आए। तो
रूप रंग गंध स्वर स्पर्श यही है। मैं बस आपको एक एक जो है कुछ डेमो दिखाता हूँ, ठीक है। रूप का हो गया, रंग, रूप यानी गेहूं का आटा, गड़बड़ नहीं करना, मेरा समझ में आया। रंग जो दिखता है वो नहीं होता नहीं। फिर गंध, हमेशा सुगंध में ही जीवन का निर्माण होता है, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। इसलिए भारत भर में साफ सफाई की त्योहार आए, होली सब जला दो जितना कचरा है, ठीक है। हाँ। दीपावली पूरा साफ सफाई कर दो और दीपक जलाओ। फिर आर्य समझने का रोज हवन करो, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। हड़प मोहनजोदड़ो में हर घर में जो है यज्ञ वेदी मिली। पहले हवन होता था, तब फिर घर का काम शुरू होता था साफ सफाई के बाद। बिना हवन के ना भोजन होता बनता था, कुछ बनता ही नहीं था। तो हर घर में हवन की परंपरा थी। अग्निहोत्री थे, अग्निहोत्र हर घर में होता था। राम भगवान राम ने भी किया, कृष्ण ने भी निमित्त किया। गंध, और इसलिए घर के आजू बाजू सुगंधित जो है पौधे लगते थे, चंपा, चमेली, मोगरा, लाजवंती, खुशबू वाले बहुत सारे पेड़ नहीं लगते थे, क्योंकि हमारे पूर्वजों को पता था रात में पेड़ भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। इसलिए पेड़ों के नीचे नहीं घर नहीं बनाना, घर के चारों तरफ सुगंधित लगाना। क्योंकि जो भोजन से हम जितना अनाज खाते हैं उससे ज्यादा हवा से खाते हैं। हवा 550 किलो खाते हैं और भोजन तो दोनों समय 1 किलो खाते हैं। इसलिए जो ज्यादा खाते हो उसकी ज्यादा चिंता करना है कि जो कम खाते हो उसकी ज्यादा चिंता करना है। 550 किलो सुगंधित। इसलिए माला आपने दिया तो मैंने पहन के इसलिए रखा क्योंकि सुगंधित है। तो जब तक है मैं इसी से ऊर्जा लेते रहूंगा, भोजन लेते रहूंगा। रूप, रंग, गंध, फिर स्वर। ऐसा चीज बोलिए जिससे आपको ऊर्जा मिले और सामने वाले को भी मिले। और फिर स्पर्श। हम जब भी किसी संत के अगर चरण छूते हैं तो उसका हाथ हमारे सिर पे आ ही जाता है। उससे संत का घाटा और आपका फायदा है, क्योंकि ऊर्जा का जो है केंद्र ये है। अभी मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा, मेरे पास बहुत सारे प्रयोग हैं, ऐसे हजारों सैकड़ों प्रयोग। ऊर्जा का केंद्र कौन सा है? इसलिए आपने देखा होगा भगवान भी कहां से ऊर्जा निकालता है, यहीं से। ये केंद्र है हमारे। अगर ये किसी के हाथ में ऐसे लग जाए तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी घटेगी। और हमारा रिसीवर ये है, इसलिए वो जो है नाराज जी एंटीना लगा के घूमते थे। हमारा रिसीवर कौन है? हाँ, हाँ, शिखर। और ये केंद्र जो बीच से, तो यहाँ हाथ रखा तो आपको बहुत सारी ऊर्जा मिल गई। तो संत से ऊर्जा चली गई और आपको मिल गई। तो आप ऐसा सीना तान के खड़े रखोगे तो देगा क्या आशीर्वाद? नहीं देगा। आप झुकोगे तो उसकी मजबूरी है देना ही, वो चाहे तो स्पर्श। और इन सब के आपको मैं डेमो दिखाता हूँ, ठीक है। देखो मैं बेसिक चीजें नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मेरे YouTube में सब है, 500-600 वीडियो हैं, आराम से देखो। मैं आपको कुछ विशेष आज ज्ञान देने वाला हूँ और इसलिए वो वहां से शुरू किया हूँ। जहां से मैं शुरू करता हूँ वहां से नहीं किया शुरू, ठीक है। आज मैं जैसे गुजराती क्या होता है, फालतू का एक भी काम नहीं करता। जैसे अक्षर के ऊपर डंडा तक नहीं लगाया उसने, ये फालतू काम है। खट खट लिखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ये डंडा क्यों लगाना? बिजनेस की बात सीधी सीधी करता, भाई तू तो सीधा सीधा बता, कुछ लाग लपेट नहीं, तेरे को जो कमाना है वो बता, पर मेरे लिए क्या बचाता है वो भी बता, सीधा सीधा बचा। अच्छी बात है, बुरी थोड़ी ना है भाई। झूठ बोलो, लाग लपेट से बात करो और बिजनेस करो तो बाद में सामने वाले का मन खराब हो जाएगा। बोले इसने बोला था मेरे को बचता ही नहीं और ये तो 10 रुपए बचाता है। बोलता है 54 बच रहा था और बचाता कितना है, तो गलत बात है ना। पहले ही बता दो 10 रुपए बचता है, तेरे को लेना है तो नहीं, लेना मत ले, तो गलत नहीं करेंगे हम। अच्छी बात है बुरी बात है?
बोल के गलत करेंगे, वैसे हाँ, गलत नहीं करेंगे। वैसे गलत नहीं करेंगे। बोल के गलत करेंगे। हाँ, बोल के गलत करेंगे, पर वो गलत नहीं है। व्यापार तो पैसे कमाने के लिए होता है, या तो व्यापार मत बोलो उसको, फिर वो भी तो एक काम है। हाँ कि ना? हाँ, तो गलत क्यों है भाई वो? और पहले देखो मोबाइल 10,000 मिलता था, छोटा सा, जो 500 मिलता है आज, तो क्या वो 9,500 रुपए कमाए उस जमाने में 2005 में? वो गलत थे क्या? नहीं था, तो था, दिए थे उस समय। तो हवा में बात करने दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य था। हाँ कि ना? है इनकमिंग था। हाँ वही तो, हवा में बात कर रहे हैं, शान के साथ घूमते थे, देखो हवा में बात कर रहा हूँ अमेरिका से सीधे। तो है, टेक्नोलॉजी की एक मूल्य होता है, कोई बात नहीं। गुजराती इसमें बहुत आगे है, टेक्नोलॉजी का सबसे पहले उपयोग करते हैं। अच्छा, मैं ऐसे गुजराती बोल रहा हूँ, आपको कोई मानता नहीं है ना? कोई नहीं ना? मैं गुजरात जितने बार आया कुछ सीख के गया हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ। ठीक है, गलत लगे तो बता देना। तो अभी मैं जो है आपको जो मैं समझाता हूँ वो नहीं समझा रहा हूँ। मैं आज आपको एकदम बिल्कुल नेक टू नेक बात कर रहा हूँ। नेगेटिव पॉइंट ही बोलो गुजराती का, पॉजिटिव मत बोलो। ऐसा? अच्छा ठीक है। ठीक है। तो अभी मैं आपको ये पांचों जो हैं प्रण मात्राएं, जिससे प्रकृति का निर्माण होता है, जिससे पदार्थ का निर्माण होता है, जिससे परमाणु का निर्माण होता है, और परमाणु जुड़ने से क्या बन गया? अणु बन गया, और अणु जुड़ने से क्या बन गया? पत्ती बन गया, फूल बन गया, हम तुम बन गए। पता है, आप सब कार्बन से बने। किससे बने हो? कार्बन से। और कार्बन का रंग क्या होता है? मतलब काला नहीं होता, दिखाई काला देता है। काला नहीं होता है, बाकी सब कलर होता है। हाँ, ठीक हो गया। अब देखिए, कार्बन होता है फ्लेक्सिबल, लचीला। कार्बन क्या होता है? लचीला। भाई आप देखे होंगे, कार्बन अच्छा है तो बढ़िया लचीला होता ही नहीं होता है? हाँ कि ना? और जिन जीवों में कार्बन ज्यादा है वो बड़े लचीले हैं, चमकीले हैं, पर आलसी भी है, क्योंकि कार्बन का गुण है आलसी। तो जितने भी जो है लचीले, चमकीले, जिनमें कार्बन ज्यादा है, आप देखिए मेंढक लचीला है, चमकीला है, आलसी, सोते रहता है। सांप लचीला है, चमकीला। छिपकली लचीला है, चमकीला है, आलसी। आप में से कौन कौन गाल टमाटर है, लचीला है, चमकीला है? तो वो आलसी भी है। और इतना ही नहीं, आप देखो जहरीले भी है ये सब, लचीले, चमकीले। हाँ कि ना? गलत बोल रहा हूँ क्या? दीमक लचीला, चमकीला, आलसी, 4 ही घंटे काम करता है। दीमक को खाता है छिपकली, वो केवल जो है 2 ही घंटे काम करता है, छिपकली सोती रहती है। छिपकली को खाता है कौन? बिच्छू, केकड़े, सांप, ये लचीले, चमकीले। आलसी के साथ जहरीले। आलसी कितने? कुल 30 घंटा, एक साल में 30 घंटा ये जागते हैं, ओनली श्रावण महीने में। एक छिपकली या सांप को मारे, बिल में ले गए, 30 दिन तक खाएंगे और फिर 11 महीने के लिए। हाँ, कुंभकर्ण तो 6 महीने के लिए सो जाते, ये तो 11 महीने सो जाते हैं। तो कार्बन, हम बने हैं कार्बन, पर वो कार्बन होना चाहिए सात्विक। कौन सा होना चाहिए? हाँ, एक और उदाहरण आपको बताता हूँ, उसे खट से समझ में आएगा। सात्विक और नास्तिक, असात्विक यानी तामसिक। एक उदाहरण, हमारा शरीर बना है प्रोटीन से। किससे बना है? प्रोटीन से। अब प्रोटीन के 3 सोर्स हैं। डॉक्टर की भाषा में सबसे पहले आएगा मांस, 56%, ठीक है। फिर है दाल, 18 से 20%, सोयाबीन में 47%। फिर आएगा दूध, गाय के दूध में 4.7,
भैंस के दूध में 8.7, वो भी अच्छी नस्ल, बढ़िया खान पान नियम है, तो नहीं तो उससे कम ही रहेगा। भैंस में भी 4-5 और गाय में 3। तो अब डॉक्टर क्या कहेगा भाई, अगर तुमको प्रोटीन नहीं है तुम्हारे शरीर में तो क्या खाने को बोलेगा? जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें है? किसमें है? मांस में। मेरी बात समझ में आ रही? हिंदी में है तो हाँ तो बोलो, ऐसे 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 कुछ किया करो। मैं भाषण दे रहा हूँ, संवाद है। तो मांस में है, इसलिए डॉक्टर कहेगा संडे हो या मंडे, वो तो अच्छा है, हमारे संत है, इन्होंने रोक दिया, इनके कारण से हम सात्विक रह गए। ये तो डॉक्टर तो तामसिक कर देते। तो कैसे बनता बताओ? क्या होता है, मांस में प्रोटीन सबसे ज्यादा है, ये बात सत्य है। फिर डॉक्टर कहेगा सब मांस नहीं खाते तो सोयाबीन खाओ। अब सोयाबीन तो सुअर का भोजन है, क्योंकि उसके प्रोटीन को हम पचा ही नहीं सकते ठीक से। शरीर बनाने के लिए सोयाबीन सुअरों को खिलाया जाता है पश्चिम में, ताकि उनका मांस खाया जा सके, क्योंकि मांस का प्रोटीन पाच्य है, सोयाबीन का प्रोटीन अपाच्य है। इसलिए जब से लोग सोयाबीन जानते हो ना, जब से सोयाबीन खा रहे तब से शुगर हो रहा है। जब तक उन्होंने तिल, अलसी, मूंगफली खाया शुगर नहीं हुआ। जब से रिफाइंड आया, पाम ऑयल, सोयाबीन, तब से ही सब जिंदगी का सत्यानाश हुआ। ठीक, तो सोयाबीन को पचा नहीं सकते, तो सोयाबीन, फिर सोयाबीन के बाद क्या है, फिर दूध। पर दूध के जो है, दूध जब खाना खा के दूध पियोगे, दूध फटेगा, और फटेगा तो गैस बनेगा। इसलिए हमारे भारत में परंपरा थी मक्खन खाने की। क्या खाने की? और परंपरा क्या थी? चुरा के खाने की। पड़ोसी घर में कुछ नहीं चुरा सकते, पर मक्खन चुरा सकते। अरे अधिकार था केवल बच्चों को, ऑटो नहीं आते मैनुअली। और ये सिखाया भगवान कृष्ण कि माखन खाओ और चोरी करके खाओ, क्योंकि अधिकार है। बच्चे को रोज प्रोटीन चाहिए, नहीं मिलेगा तो उसका पूरा जीवन जो है कुपोषण हो जाएगा। तो नहीं, अब ये तीनों का मैं बताता हूँ, चाहे मांस खाओ, चाहे दाल खाओ, चाहे मक्खन खाओ, 24 लाख तीनों डिजाल होंगे तो अमीनो एसिड बनेगा। 24 लाख से 25 क्या लाख बनेगा? जोर से बोलो। अमीनो एसिड यानी अमीनो एसिड में कार्बन जो है उसके 4 बांड होते हैं, ऊपर जो है फास्फोरस, पोटेशियम, है ना, ऐसे जो है अलग अलग 24 लाख से 25 लाख के बीच जो है परमाणुओं का श्रृंखला होता है, और उसी श्रृंखला के अंदर ही जीव आता है और वो कोशिका बन जाती है। तो अमीनो एसिड बनेगा। जब मांस डिजाल होगा और अमीनो एसिड बनेगा तो उससे दुर्गंध आएगा और वो स्वाद में कड़वा होगा। सनरू बंदू बदू आएगी। चाहो तो मांस को फर्मेंट करके जीभ में रख के स्वाद करके देखो, कड़ा हुआ मांस। पेनोरामिक। या तो मेरी बात को मानो कि दुर्गंध आता है और स्वाद में कड़वा होता है। आप देखो मांस यहाँ भी सड़ता, कितना दुर्गंध। 16 लाख से चालू होती है, 16 लाख से 18 लाख। तो आपके शरीर में जब मांस डिजाल होगा तो क्या निकलेगा? तो फिर वो डीओसीओ लगा के जाओगे आप, क्योंकि दुर्गंध आ रहा है। मेरे यहाँ के आदिवासी नहीं नहाता 30 दिन, क्यों? दुर्गंध ही नहीं आता उसके शरीर में। सुबह उठा, मुंह धुला, कपड़े पोछा और फिर आपके शरीर में दुर्गंध आता। क्यों? आप खाते हो ऐसे प्रोटीन जिसमें अब दाल भी सड़ेगा तो उसमें दुर्गंध आएगा कि सुगंध? उसका भी सड़ेगा यानी अमीनो एसिड में बदलेगा, चाहे किसी भी हालात में बदले, तो उसमें भी आएगा क्या? दुर्गंध। और आप खूब खाते हो लंबे लंबे, क्या बोलते हो, गठिया और फाफड़ा। कैसे बना है? बेसन से बना है। हाँ, तो आएगा दुर्गंध। विशेष परिस्थितियों दालों को खाने का था, और दालों में क्या मिला के खाने का भी था। आप सीधे खाए जा रहे हो तो पसीने में बदबू आना है, क्योंकि उसका अमीनो एसिड भी दुर्गंध करेगा। अब देखो, सुंदर दिखने में तो सुंदर है, बढ़िया बेसन, पर अमीनो एसिड गड़बड़। फिर है मक्खन। जब दूध का दही बनेगा और दही का मक्खन बनेगा, और मक्खन जब डिजाल होगा, सड़ेगा या पकेगा जो भी बोलो, तो उससे सुगंध आएगा कि दुर्गंध? पक्का। और जो है मक्खन में भी 65 से 60%, 60 से 65% अमीनो वो है, प्रोटीन है।
तो चाहे मक्खन खाओ या अंडे खाओ, बाहुबली तो दोनों बनेंगे। बस ये अंडे खाने वाला तामसिक बनेगा, दाल वाला राजसिक बनेगा, दोनों गुण रहेंगे उसमें, है ना। और मक्खन वाला सात्विक बनेगा, दोनों बाहुबली। जो सात्विक बनेगा वो युद्ध में हार नहीं सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि भी तीक्ष्ण रहेगी और ठंडा रहेगा। क्योंकि युद्ध करने वाले का दिमाग ठंडा ना रहे तो वो तलवार का चोट खा जाएगा। इसलिए भारत कभी हारा नहीं, हमें पढ़ाया गया हारा गया, हारा नहीं भारत कभी। ठीक है, किसी परिस्थिति में, भारत शांति प्रिय देश था, इसलिए नहीं रखे घोड़े, तलवार, भाला उतना। तो वापस आता हूं, आपके शरीर में यदि तामसिक प्रोटीन है, गड़बड़ वाला कार्बन है, प्रोटीन के अंदर भी कार्बन होता है, तो आपका शरीर दिख तो अच्छा रहा है पर तामसिक है। और तामसिक शरीर मतलब क्या? लोभ, क्रोध, मोह, मद, अहंकार, व्याभिचार, यही आएगा। सात्विक होगा तो सत्य, प्रेम, करुणा, दया, परोपकार, ये आएगा, स्वतः आएगा। बुद्धि सबके पास है, स्वतः विकसित होगी। ये चिप जो है ना, बस इसको जैसे मोबाइल में चिप लगता है और अपने आप सब चलने लगता है ना, आपकी ये ऊर्जा, सात्विक ऊर्जा यहाँ गई, बुद्धि अपने आप प्रकट हो जाएगा। केवल मास्टर आपको बताएगा इसको का ऐसा लिखते हैं, खा ऐसा लिखते हैं, एक ऐसा लिखते हैं, दो ऐसा लिखते हैं, बस, और उसको जोड़ते ऐसे। बुद्धि सबके पास भरपूर है, केवल अवसर आपको। इसलिए गुरु को कहा गया हमेशा शरण में जाओ, क्योंकि गुरु आपको रास्ता दिखाता है। वो खुद चलता है, नहीं चलता अलग बात है। तो आपको हमेशा प्रोटीन, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सात्विक प्रोटीन यूज करना। मेरे जितने फार्मूले हैं, कितने लोग फार्मूले बनाए, हाथ उठाओ जरा। कुछ भी बनाए, किसी में दुर्गंध आया हो तो बताओ। सब चीज सुगंध वाले। આકડાનું જે રસાયણ બનાવ્યું મેં, એમાં થોડીક દુર્ગંધ આવી। दुर्गंध आया, હા, એ एक આકડામાં। कड़वी को दुर्गंध आया होगा, હા, હા। कड़वी आया होगा, क्योंकि वो चीज ही कड़वा है। ठीक है, हाँ, उसकी गंध हमें पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमारे भोजन का हिस्सा नहीं है। કેળાનું બનાવ્યું, उसमें दुर्गंध आया। નહીં, બીલાનું, આમળાનું, લીંબુનું અને આકડાનું, 5 જાતના બનાવ્યા। दुर्गंध आया किसी में? एक फार्मूला है छाछ द्रव्य रसायन। ये बताओ, छाछ 6 महीना रह सकता है क्या? छाछ નહીં, क्या बोलते हो उसको आप? छाछ 6 महीना रह सकता है, पर मेरा फार्मूला है छाछ द्रव्य रसायन। किसी ने बनाया, दुर्गंध आया क्या? बता दो। बिल्कुल नहीं आ सकता। और जिनने छाछ में तांबा डाल के रखवा है, उसमें दुर्गंध आया कि नहीं आया? भयंकर आता है। पड़ोसी खेत छोड़ के भाग जाता है, वो आ रहा है यार, और 0 बजट वाला आ रहा है, भाग जाओ। है? और ये दाल जिसने सड़ा के डाला, उसको दुर्गंध आया कि नहीं आया? 6-7 दिन के बाद आ जाता है। हाँ, क्योंकि सड़ेगा, बेसन तो आएगा ही। मेरे किसी फार्मूले में दुर्गंध नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं शुरू से जानता हूं। क्या है, भारत में कंसेप्ट जिन ऋषियों ने जाना, उन्होंने टेक्नोलॉजी बड़ी सरल दी। बस एक टेक्नोलॉजी आता हूँ, फिर मुद्दे पे आता हूँ। जैसे आज सब हम बीमार पड़ रहे हैं और हर घर में कोई ना कोई, पता है उसका कारण? सबसे बड़ा कारण हम एंटीबायोटिक नहीं खा रहे हैं पिछले 10 साल से। क्या नहीं खा रहे हैं? एंटीबायोटिक सबसे ज्यादा है हल्दी में। हल्दी का सब्जी में डालने का कोई रोल नहीं, बल्कि उसका रंग खराब ही कर देता है। पर हमारे यहाँ अनिवार्य कर दिया गया, सब्जी बन रही मतलब हल्दी। पर हम पिछले से 10 साल से हल्दी नहीं खा रहे, हल्दी का आटा खा रहे। कैसे? हल्दी में जो सत्व होता है उसको बोलते हैं करकुमिन, वही एंटीबायोटिक है और उसी का मूल्य है, बाकी में तो वो आटा है। ठीक है, अब ये बताओ, हमने हल्दी को उबाला, उसका जो है करकुमिन उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? उड़ेगा। मान लो बंद करके उबाले हो तो ठीक है, ना उड़े, मान सकते हैं उसके अंदर थोड़ा बहुत है, पर हमने उसको निकाला। अब उसको जब पीसेंगे चक्की में तो उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? पूरा उड़ जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि वो ऑयल है। और चक्की से जो निकला
पीले कलर का आटा, वो हल्दी बची कि आटा बचा? नहीं खा रहे हैं 10 साल से। तो इस टेक्नोलॉजी को हमारे पूर्वज जानते थे, तो उन्होंने हल्दी को कैसा पिसवाया? हल्दी का करकुमिन, मिर्ची का थाइमिन, समझ रहे हो? और आपका जो है सबसे बड़ा फंगीसाइड है आपका क्या बोलते हैं उसको, धनिया। तो मिर्ची, धनिया, हल्दी को सिलबट्टे में पहले पानी डालो, फिर पीसो। जब पानी डाल के पीसा जाएगा तो हल्दी का करकुमिन, मिर्च का थाइमिन उड़ेगा क्या? क्योंकि वो ठंडी में पिस रहा है। मेरी बात समझ में आई? तो ज्ञान अति उच्च, करकुमिन को हमें खाना है। और टेक्नोलॉजी सबसे छोटा, ये गांव का आखिरी आदमी भी 2 पत्थर रखा और पीस पीस के करकुमिन खा रहा है। तो जब तक आप पत्थर का पिसा खाए कभी बीमार नहीं पड़ेगा। टेक्नोलॉजी सबसे लो और ज्ञान सबसे हाई। मेरे फार्मूले ऐसे ही है। टेक्नोलॉजी अत्यंत सरल, भरोसा ही नहीं करता किसान, यार इससे क्या हो जाएगा। नागजी भाई बताओ कहाँ गए? हाँ। जब ये जो है ये आप आइए नागजी भाई, आपका ही जरा प्रसंग चल रहा है। जब ये आए होंगे सोनू और ये सब फार्मूले डलवाए होंगे, तो मेरे को बताओ नागजी भाई, ये फार्मूले देख के आपको लगा था कि ये फार्मूले से कुछ परिवर्तन होगा? कुछ ऐसा शुरू में नहीं लगा? हाँ अब लग रहा है। हाँ तो मैं बोल यही रहा हूँ कि फार्मूले इतने सरल कि इनको, मेरे को किसी ने बताया 50,000 लीटर का एनारोबिक बैग लगाए। आप लगाए हो क्या? गूगल में आपका दिखता है। हाँ। अब उसमें दुर्गंध आता है कि सुगंध? ईमानदारी से बताओ। थोड़ा बहुत दुर्गंध आता है। अच्छा, हाँ मतलब दिमाग में अभी भी थोड़ा सा वो लाइफ बॉय साबुन के बाद भी वो थोड़ा बचा हुआ है, थोड़ा बहुत आता है। आप लेके आओ, अगर किसी के पास होगा एनारोबिक बैग। और किसने लगाया? ईमानदारी से हाथ उठा करो। सुगंध आता है, दुर्गंध बताना। आप छूते हो, हाथ में लेते हो तो नाक में अच्छा लगता है कि बुरा? 2 दिन तक बात नहीं जाती, 2 दिन आए तो भी बात नहीं जाती। हाँ तो दुर्गंध बोलोगे इसको? हाँ तो अभी भी ये दुर्गंध बोलने में जो है संकोच कर रहे हैं, क्योंकि दिमाग में कीड़ा भर दिया गया। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा, फसल ऐसा कर देता है। गन्ना छोड़ के कोई भी फसल उसमें हो ही नहीं सकता, गारंटी में। और 5 साल बाद फिर सर में हाथ रख के रोगे, जैसे गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन डाले ना, और पूरा तेलंगाना रो रहा है, हिमाचल रो रहा है, गुजरात भी रोने के कगार पे। वैसी एनारोबिक बैग में रोगे आप लोग। गुजरात से ही निकला है, गुजरात में सबसे पहले रोगे। तो आपके पास रखा 1-8 लीटर उसका एनारोबिक बैग का। तो मैं देखो आलोचना नहीं कर रहा हूँ किसी टेक्नोलॉजी का। उन्होंने बताया कि दुर्गंध आता, 2 दिन बास नहीं जाता। तो भैया अगर दुर्गंध में अच्छा होना होता तो हमारे पूर्वज मंत्र क्यों देते? सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सीधा मंत्र है, सुगंध से ही पुष्टिवर्धन होगा, दुर्गंध से। तो मेरे पास समय होगा तो एनारोबिक का पूछ लेना, मैं दूसरे के टॉपिक में घुसूंगा नहीं। बट लेकिन वो भी गलत परंपरा शुरू हो गई। तो फार्मूले मेरे बहुत सरल है। ये फार्मूले का पर्चा आपको छपवा के लेके आया, बुक भी है, उसको भी ले लो। बैठ जाइए बस, इसे कुछ बुक भी ले लेना और जो बोलता हूं करो। अभी सिल बट्टे में पीसने वाले को हम समझते हैं गरीब आदमी, गधा, अभी भी जो है मशीन नहीं लगा सकता, आखिरी आदमी, पैसे नहीं इसके पास। और आपके पास मशीन लगा के आपने सेहत बर्बाद कर दी। थोड़ी सी भी जो है मौसम बदला, सर्दी खांसी आ गई, सब लचीले, चमकीले, आलसी और कुछ हद तक जहरीले हो गए। बिजनेस है तो पड़ोसी से नहीं उतार सकते, तो घर में पत्नी पे उतारना, बच्चों पे उतारना। जहर तो है, कहीं तो उतारना पड़ेगा। हाँ कि ना? गलत बोल रहा हूँ क्या? जो है वो तो निकलेगा, क्योंकि जो आया है वो जाता है। आप जो ग्रहण करोगे वो निकलना ही निकलना। इसलिए भारत में बहुत परंपरा थी शुद्धता खाने में, और इसी शुद्धता के चक्कर में छुआछूत जैसी परंपरा आई। और मैं जो अन्न बोलता हूँ, भोजन बोलता हूँ, वो भोजन करो। फिर देखो अगर आपके 20-21 दिन में, क्योंकि 21वें दिन में आपका भोजन शुक्र में बदल जाता है। कितने दिन में? आज जो खाए हो 21वें दिन में वो ऊर्जा में बदल जाता है।
अगर 21 दिन में आपके शरीर में पूरा चेंजेस नहीं आ गया, खाना पीना, चलना उठना, बैठना, बोलना, सोना, नींद, तकिया में रख के नींद ना आने लगे तो कहना। और इसका एग्रीमेंट करते हो वो भी कर लो। हाँ, पर एग्रीमेंट में लेने के साथ देने का भी होगा, थोड़े ना है, हाँ एग्रीमेंट नहीं होगा मुफ्त में, बाकी ज्ञान तो हम दे ही दे रहे हैं। तो वापस मैं विषय पर आता हूँ। रूप, रंग, गंध, स्वर, स्पर्श, इसका सात्विक होना जरूरी है कि नहीं है? हाँ, क्योंकि निर्माण यहाँ से होता है। आप जोड़ के पौधे में फल पैदा कर रहे हो, यूरिया, डीएपी या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डाल के। मैं रूप, रंग, गंध डालोगे, सुगंध, रूप भी बढ़िया। अभी जैसे रूप की आपको कहानी बताता हूँ। आप सब महंगे महंगे साबुन से नहाते हो, हाँ कि ना? साबुन से नहाने के बाद हमारी स्किन जो है ये बिल्कुल खिंची खिंची लगती कि नहीं लगती? फिर भी दिमाग में डाल दिया गया, क्योंकि रोज टीवी में आता है साबुन से नहाओ और कीड़े भगाओ। तो हम कीड़े भगाने के चक्कर में अपने शरीर के सारे अच्छे जीवाणु सब डेड कर दिए, और साबुन को पकड़ोगे ताकत घट जाएगी। वो प्रयोग देखा कि नहीं? मैंने सैकड़ों दिखा चुका हूँ, क्योंकि आपको उसके आगे का गणित बता रहा हूँ, इसलिए वो नहीं दिखा रहा हूँ। समय होगा तो अभी दिखा दूंगा एक आध दो प्रयोग, ठीक है? और आप जो है बढ़िया जैव रसायन जिनने लगाए हैं, तो बढ़िया जैव रसायन से मालिश करो नहाने के पहले। आधा पानी आधा जैव रसायन, बढ़िया अच्छा मालिश करो पोर पोर में, बढ़िया सिर में लगाओ, जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर एकदम बाल सिल्की हो जाएगी, ठीक है? और अग्निहोत्र भस्म, अग्निहोत्र कितने लोग करते हैं? तो उठाओ। अरे तो गुजरात में मेरे फॉलोअर ज्यादा हैं, इसलिए आज मेरे को जो है अच्छा और लग रहा है। वाह, ठीक। तो जैव रसायन से बढ़िया शरीर को मालिश करो नहाने के पहले, और बढ़िया जो है थोड़ा पानी डालो या ना भी डालो, भस्म, अग्निहोत्र भस्म छान लो, उसमें ऑक्सीजन है 52%, और बढ़िया अग्निहोत्र भस्म लगाओ अच्छे पूरे शरीर में, बालों को छोड़ के। और एक हमारे दुड़का तोरई आती है, जिसके अंदर वो निकलता है, वो जो है वो शरीर में रगड़ने काम आता है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ब्रश जैसा। हाँ, वो प्रकृति का सबसे अच्छा स्क्रबर है, मैल निकालने वाला यंत्र। पर उसको पता नहीं फेंक देते हैं। उसको तोड़ो, निकालो और घिसो जरा, और उस दिन आपको अरे वाह क्या बात है, प्रणाम है आपको, अच्छी चीज। हाँ, यूज कर रहे हो? पैकिंग बना के बिक रहे हैं। हाँ, तो मेरी प्रेरणा है कि पहले से कर रहे हो? पहले से कर रहे हो, है ना? अब इसके बाद जो है ये बताओ, जब अग्निहोत्र भस्म एक्टिवेटेड चारकोल बोलते हैं, उसमें 52% ऑक्सीजन है और नीचे जीवाणु है, जब रगड़ोगे तो रोम रोम में घुसेगा, तो वहां एक्टिव हो जाएगा भस्म, समझ रहे हो? हाँ, और किसी को दुर्गंध आता है तो थोड़ा सा उसमें एक चुटकी जो है भस्म में मिला देना, क्या? फिटकरी, एक चुटकी, बस पूरा मैल साफ कर देगा। अब बढ़िया उस दिन लगेगा, उस दिन निकल के आप 50 किलो का बोरा अच्छे से उठा लोगे। और जिस दिन साबुन लगा के नहा के निकलोगे, उस दिन 20 लीटर की बाल्टी उठाने में भी दम भर जाएगा। करके देखो। जैव रसायन कौन सा लगा रहेगा? कड़वा, मीठा या? हाँ, जब चर्म रोग हो तो कड़वा, नहीं तो आंवले का सबसे अच्छा है। जो लगाना है सो लगाओ, बस आंकड़े का नहीं लगाना, उसमें थोड़ा सा टॉक्सिन्स होता है, जहर होते हैं कुछ। आई ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया? रूप जो हमेशा सात्विक हो, रंग, गंध। अब जिसका रूप अच्छा होगा उसका रंग भी अच्छा होगा, उसका गंध भी अच्छा होगा, उसका स्वर भी अच्छा होगा, उसका स्पर्श। एक बार सही ऊर्जा को आपने पकड़ लिया तो फिर सब अच्छा ही अच्छा है। एक बार गलत ऊर्जा की तरफ चले गए, दुर्गंध डाले, तो मैं गारंटी देता हूँ फंगस ही पैदा होगा। घूरे का गोबर, घूरे को क्या बोलते? गोबर का जो ढेर होता है, उकेड़, उसमें देखो अच्छे जीव आते हैं कि खराब, उसमें सुगंध आता है कि दुर्गंध? तो वहां देखो उसमें आता है फंगस, फिर आता है वो भुनगे, रस चूसक, फिर उनको खाने आते हैं व्हाइट ग्रब आता है, सफेद इल्ला, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, जो खेती अंदर ही अंदर बर्बाद कर देता है।
फिर उसको खाने आता है छिपकली, फिर छिपकली को खाने आता है पतले वाले सांप, फिर पतले वाले सांप और छिपकली को खाने आता है बड़े वाले सांप, और फिर वहां चूहे पलते हैं। इतनी गर्मी के अंदर चूहे पलते हैं, व्हाइट ग्रब पलता है, हम हाथ नहीं डाल सकते, वो वहां खुशी से पल रहे हैं क्योंकि गर्मी उनके लिए अनुकूल है। इसलिए अब ये सब हम खेत में डालेंगे तो खेत में आएगा उसको खाने दीमक, गोबर को, हाँ कि ना, हाँ कि ना। और गोबर को अगले साल खाने को नहीं मिला तो जड़ खाएगा, तो जड़ खाएगा बीमार, पर बीमार वाले फंगस को आगे आगे बढ़ाएगा, तू आगे आगे जा मैं पीछे पीछे आ रही हूँ, और पूरा जड़ खत्म। फिर दीमक को खाने आएगा छिपकली और सांप, छिपकली और छोटे सांप को खाने आएंगे बिच्छू केकड़े, बिल बनाएंगे, बिल में चूहे पलेंगे। तो आपने दुर्गंध रूपी वो गोबर डालना शुरू किया, देखो गोबर अच्छा है, वो गोबर से गो में वस्ते लक्ष्मी, उसमें लक्ष्मी यानी जीव है, वो गोबर एंटी रेडिएशन है। लेकिन आपने दुर्गंध पैदा किया, एक गलत जो है प्रक्रिया शुरू की, और कहां पहुंच गया, बिच्छू और केकड़े, और वो जो है लाल मुंडी वाले केचुए आएंगे, जिनको क्या बोलते हो आप, अड़सिया, वो आएंगे और उनको खाने जंगल का सुअर आएगा। तो आपने खाद के नाम पर डाला कच्चा गोबर, घुरे का गोबर, और पूरा बर्बाद हो रहा है। इतना ही नहीं, जहां आपने कच्चा गोबर डाला है वहां खरपतवार बढ़े कि घटते हैं, बढ़ते हैं। तो खरपतवार नुकसान करता है कि फायदा करता है, और जहां खरपतवार होते हैं वहां कीड़े बढ़ते हैं कि घटते हैं। मेरी टेक्निक में खरपतवार उगता ही नहीं, ढूंढना पड़ता है, और जो उग रहे हैं वो अच्छे काम के लिए उग रहे हैं, क्योंकि उनका भी एक रोल है नेचर में। उगता ही नहीं, गायब, मोथा, घास कुसा मोथा, घर पर गाजर घास गायब हो गया विनय सिंह जी के यहाँ, आता ही नहीं, क्योंकि हम जहां सात्विक ऊर्जा है वहां तामसिक ऊर्जा के अणु और जीवाणु और जीव आएंगे ही नहीं। अभी देखो बच्चों को पता है, जो बच्चे बचपन से पिज्जा, चाउमीन, बर्गर, और वो क्या है, वो उससे खाते गोल गोल, उसमें पूरा रस मुंह भर जाता है, पानी पूरी, और मैंने खाया नहीं, मेरे याद भी नहीं रहता। ये जो बच्चे खाते हैं, इनको फल खिला के देखो जरा, बोलो जूस पी लो बेटा, नहीं पीते, क्योंकि उनके पेट में इसी के बैक्टीरिया, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन के, वो कूदते हैं, जिसको चूहा कूदना बोलते हैं, वो बैक्टीरिया कूद रहे हैं, खा ले चाउमीन, खा ले फल, अरे मत खा। तो जैसे चूहे कूदेंगे वैसा दिमाग मांगेगा। तो उनके लिए ऊर्जा जल पिलाओ, पहले इनके चूहे मारो पेट, इसलिए खेत में पहले ऊर्जा जल चलाता हूँ। इसलिए जो बीमार होते हैं उनको बोलता हूँ ऊर्जा जल पी, सबसे पहले पेट के बैक्टीरिया मार जो कूद रहे हैं, फिर अच्छे जीवाणु पी। ये अमरूद का जैव रसायन, बस एक ढक्कन डालो, 1 लीटर पानी में पी लो, 4-6 दिन पियो, जरा गैस गायब हो जाए, बड़ा अच्छा लगेगा। ऊर्जा जल पियो पहले। ऊर्जा जल कितने लोगों को आता है बनाना? सबको आता है। इसलिए आज मैं बिना आपसे पूछे जो मैंने पुराने विषय रखे उससे आगे की बात कर रहा हूँ। जो नए होंगे उनको हो सकता है थोड़ी समझना है, ठीक है, पर समझो, बुक से समझो, कैलेंडर से समझो। मैं हर बार गुजराता हूँ और पाठ 1 से शुरू करूँ तो आप कब पहुंचोगे? 10वीं में, हाँ कि ना? तो पाठ 5 तक पढ़ने वाले लोग आप हो, चेहरा देख के समझ लिया था मैंने, इसलिए मैंने आज 6ठी कक्षा से विषय रख रहा हूँ। तो ऊर्जा जल पियो, अमरूद का जैव रसायन, आपका ये क्या बोलते हैं, आंवले का जैव रसायन, बेल का नहीं पीना, बेल केवल गर्मी में पीना, ठंडक के लिए, ठीक है। हाँ, अब देखो बेल लाल दिखता है, उसका जैव रसायन लाल दिखता है, पर पेट में क्या करता है वो? ठंडक। लाल चीज गर्मी बढ़ाती घटाती है? बढ़ाती है, पर ये ठंडक कर रही, क्योंकि वो दिखने में लाल है पर अंदर लाल नहीं है। अगर लाल होता तो गर्मी बढ़ाता। पर आम में उल्टा है,
ठीक है, आम गर्मी बढ़ाता है। तो उसका एक दूसरा लॉजिक है, फिर आयुर्वेद में चले जाएंगे। तो वापस अभी आ रहे हैं अपन कि हमको ऊर्जा जल पहले दो, खेत की मिट्टी के बैक्टीरिया फंगस मारो। जो आपने डाल दिया गुड़ बेसन के चक्कर में, जो डाल दिया एनारोबिक के चक्कर में, जो डाल दिया आपने कच्चा गोबर, जो डाल दिया मुर्गी की खाद। जिसने मुर्गी की खाद डाली उसको तो मैं भी साष्टांग प्रणाम कर लेता हूँ भैया, 2 साल मैं कुछ कर नहीं सकता आपके लिए ज़्यादा कुछ चमत्कार जैसा। जो बहुत बेसन का घोल डाला उसको प्रणाम कर लेता हूँ भैया, जिनने डलवाया उन्हीं जाके इलाज पूछो। तो हमने तो ठेका नहीं लिया ना हर चीज को ठीक करने का, हैं? बिगाड़े उनसे, सुधारने बेलजी भाई के पास आ रहे हो तो पहले उनसे एक आध बार पूछ लो। नहीं मिलेगा तो हम तो सुधारने की गारंटी देते हो, पर टाइम लगेगा। जो केमिकल खेती वाला है उसको 6 महीने में चमत्कार दिखा सकता हूँ, लेकिन जो इस तरह से कर लिया, ऊर्जा ही बदल दिया, फंगस बढ़ा दिया, दुर्गंध बढ़ा दिया, तो भैया उसको दुर्गंध को मारना मतलब सुगंध, उसको दुर्गंध को जीरो करना फिर सुगंध बढ़ाना, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? जो फंगस ग्रो हो चुके हैं उनको मारना और जीवाणु बढ़ाना टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ऐसे लोगों के यहाँ 2 साल लग सकता है, लेकिन केमिकल वाले खटाखट ठीक, क्योंकि केमिकल के नाम पे आपने केवल जहर डाला। और जहर को मारने का मेरे पास बड़ा सरल फार्मूला है, अत्यंत सरल। ऊर्जा जल, जैव रसायन, भस्म रसायन, पंचगव्य जहर को खत्म कर देते हैं। रिमूव गौमूत्र जहर के प्रभाव खत्म कर देता है। भारत में आयुर्वेद में शोधन और मारण की परंपरा थी। सुना है परंपरा किसी ने? शोधन यानी शुद्ध करना, और मारण मतलब जहर है उसको मारना। फिर औषधि की परंपरा, और औषधि में कितना था? रंग चिकित्सा, गंध चिकित्सा यानी हवन, और गंध चिकित्सा, स्वर चिकित्सा, राम राम मंत्रों का जप करना, है ना, स्पर्श चिकित्सा, है ना। वो देखे होंगे वो जो है वो क्या है, मैंने वो पिक्चर देखी तेरे नाम, उस पिक्चर में वो सलमान खान पागल हो गया था ना, तो वो क्या है, वो शिरोधारा थी और वो क्या बोलते भाई, मोर के पंख ऐसे किए जाते थे, और मोर के पंख से भूत भी उतारते हैं, वो निगेटिव ऊर्जा थी। जैसे ये मोर का पंख ऊपर नीचे करोगे, तुलसी के पत्ते ऊपर नीचे करोगे, ऊर्जा उतर जाएगी। तो ये ऊर्जा को ठीक करने की परंपराएं थी, जिसको हमने ढकोसला कह दिया, और क्या क्या नाम दिया पता नहीं, और कुछ नाम दिया आपने, गंवारों का काम वो नजर उतारना उस तरह के, बोले डॉक्टर MBBS देखेगा। ये ऊर्जा को उतारने की परंपरा है। सब बिल्कुल सारी परंपराएं कहीं मतलब सही के चक्कर में 2-4 जरूर गलत आ गई, कि जिस तरह से बलि प्रथा आ गई, बहुत तरह का छुआछूत आ गया, मतलब थोड़ी बहुत गलती तो आई तब उस चक्कर में, लेकिन बहुत सी हमारी परंपरा अति शुद्ध, अति सात्विक और अति वैज्ञानिक थी। ठीक है, तो मैं मेरा बौद्धिक सत्र अभी समाप्त करता हूँ। अब मैं आपको ये जो है रूप, रंग, गंध, स्वर, स्पर्श के कुछ प्रयोग दिखाता हूँ, वो दिखाऊंगा तो आपके कान फिर खड़े हो जाएंगे। ठीक है, एक एक करके आओ यार, और यहाँ जरा कॉटन के कपड़े बिछाओ, ये कपड़ा खुद ही निगेटिव है। जबरदस्त, मेरी सारी ताकत रोका इन्होंने, वाह अच्छी बात है। ठीक है, अब इनको रूप, रंग, गंध, स्वर, स्पर्श पांचों में कौन सा प्रयोग कराऊं? स्पर्श का। ठीक है, स्पर्श में मुझे यहाँ नेगेटिव क्या दिख रहा है भाई? हाँ, मोबाइल तो दिख ही रहा है, चलो मोबाइल से करा। मोबाइल है तुम्हारे पास? ये ग्लास प्लास्टिक, हाँ, ये दो ग्लास है ना? हाँ, ये है। ठीक है, ये मोबाइल हम देखो इसके प्लग पॉइंट से छुआ दिए, यहाँ से ऊर्जा सबसे ज़्यादा आती जाती है हमारे पास। और एक पॉइंट है, हम मुट्ठी बंद करो और रोको, मेरे ताकत को रोको। अब ये फिजिकल दम पे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रोक नहीं पा रहे। हाँ कि ना, ये रोक पा रहे हो? हाँ। अब वो एंटी रेडिएशन चिप है किसी के पास? जो मेरा वाला चिप है वो है? हाँ, आपका है। हाँ, ये भी है, एक दूसरा भी है। हाँ, ये पहले आते थे, अभी ये दूसरा और आ गया है। जरा मेरे उसमें डब्बे हैं, डब्बे में लेके आओ। सुनो, मेरे उसमें बैग में, हाँ ये लाओ। हाँ, तो वो डब्बा ले आना, उसमें एंटी रेडिएशन चिप रखा हुआ है ये। ठीक है,
अपने मिशन का मोनो है, और एक साइड मेरी फोटो इसलिए लगा दी है ताकि रोज मेरे को देखें और याद करें। दिल से दिल तक तरंगे जाए, भूल ना जावे, भूल ना दूसरे जाए। रास्ते ठीक है पे कि नहीं? घूम ना जावे। हाँ, वन वे कर दिया। जरूरी है। हाँ। अभी देखो मोबाइल उठाओ आप, और मेरे बैग में एक इतना बड़ा डब्बा होगा, इसके अंदर डालो। अरे इधर दिखा के डालो, छुपा काहे डाल रहे हो यार? अच्छी चीज दे रहे हो, छुपा के डाल रहे हो। अभी देखो वैसे ही पकड़े, मुट्ठी बंद करो, रोको मेरे ताकत को, और मैंने ताकत बढ़ाया पूरी ताकत लगा दिया, बढ़ी की घटी। पक्का बताओ क्या अनुभव आया? जोर से बोलो, वांधो नहीं, वहाँ में मौज है। ઘણા પ્રયોગ કર્યા અમે તો દવા લેવા જાય કે देखो दूसरा फोन दे दो, ત્યારે આ પ્રયોગ કરી જ છે બરાબર दो दूसरा फोन। अब देखो इन्होंने फिर रखा, रोको। जितनी ताकत इनके पास थी उससे भी बढ़ी हुई है, हाँ कि ना? तो ये एंटी रेडिएशन तुम्हारे लिए तुम्हारी ताकत घटा रहा है कि बढ़ा रहा है? हैं? बढ़ा रहा है। बोलो, लाओ। तो ये एंटी रेडिएशन चिप जो है ये ताकत को बढ़ा रहा है। छोटा काम हुआ कि बड़ा काम हुआ? बड़ा हुआ। भाई बिना मोबाइल के जी नहीं सकते, तो ये अनिवार्य है। तो ये चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। बेचने वाला होता तो कितना रुपया कर देता इसका? अच्छा 600 कर लेता। अब गुजराती होता तो 100 करता, गुजरात के बाहर का होता जरूर 250, 300, 600 कर लेता, क्योंकि वो एक ही बार बेच के अच्छा कमाना चाह रहे। पर गुजरात में एक परंपरा है कि वो अच्छी चीज हुई ना तो उसका ऐसा रेट रखते हैं कि दूसरे वाला वो रेट ही ना रख सके, ताकि जीवन भर उसको कमाई रहे, हाँ कि ना? આરસીએમ છે ને, આરસીએમ અને મોદી કેરમાં આવે છે, આ 600 રૂપિયા લે છે। हाँ, तो वो एक बार में कमाने वाला। अच्छा वो नेटवर्क वाले हैं, एक का 2, 2 का 4, 4 का 8 वाले, इसलिए 600 रखे। तो ये चाहिए? कितने का दूं मैं, बताओ? हैं? तो ये मैं आपको जो है, ये मेरा आशीर्वाद जो है, ये आपकी शुभकामनाएं के रूप में मैं देता हूँ, ताकि मेरे को याद करोगे, क्योंकि याद करने के भी पैसे मिलते हैं। ना सही है। ठीक है, ये सबको एक एक दे दो। ठीक है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। नहीं मैं दे रहा हूँ, मैं लाया इसलिए हूँ, लाया ही इसलिए हूँ, आपका उसमें किंतु परंतु नहीं है। ये सब दे दो। ये उनको, आपका फोन था ना? हाँ, अच्छा हाँ, ये लो, ये उनको दो। चलिए, हाँ हो गया आपका प्रयोग। अब मैं जो है, अब रूप का हो गया, गलत चीज हमने रखा, हमारी ताकत घट गई। ठीक है, अब प्लास्टिक की चीज है कि ऊर्जा, अरे वो देंगे ना, मेरे तरफ ध्यान दो, वो देंगे सबको, आप चिंता नहीं करो। सामने से पहले दो भैया, इधर से। अब जो है, अब दूसरा व्यक्ति आओ, आपको प्रयोग कराता हूँ। अब किसका करना? रंग बच गया, गंध बच गया, स्वर और स्पर्श। स्पर्श तो हो गया, रूप बच गया, रूप, रंग, गंध, स्वर, स्पर्श। ठीक है, आ जाओ कोई भी, आप आए, फटाफट ऊपर चढ़ो। लाइन में दे दो, बधाई भरियो, लाइन पूरी थी। उसकी भी ऊर्जा आती ना। खड़े हो जाओ। अभी देखते हैं इनकी ताकत। अरे वो इधर देखेंगे, इधर दो, वो देंगे सबको, चिंता मत करो। मुट्ठी बंद करो। चलो, मतलब बाँह चढ़ा के कुश्ती चाह रहे हैं। मुट्ठी बंद करो, रोको मेरे ताकत को। और ये ताकत को रोक रहे हैं, पर उतना मजेदार रोक नहीं रहे हैं जैसे वो रोके थे। अब ये रोक नहीं पा रहे हैं, तो आगे के प्रयोग बहुत अच्छे होंगे क्या? नहीं। और ये हाथ को टेढ़ा कर रहे तो इनके मसल्स दुखेंगे। तो आप इसको वो मत मानना कि हम रोक नहीं पा रहे हैं, उसके कई कारण हैं। इनको वात का बहुत प्रकोप है, जीभ फटे हुए। जीभ दिखाओ, देखो पूरा जीभ दिखाओ। हाँ, 20 से जीभ में जो है और डॉट डॉट बन गए। जीभ का फटा है, अगर खड़ा फटा है तो यहाँ वायु घुस गया इस मेन, और आड़ा फटा है तो कमर में, कंधे पे घुस गया है। ठीक है? हाँ, है ना दर्द? हाँ, तो इसलिए अभी आप वात का इलाज करना है आपको। ठीक है?
बरोबर। तो उसके लिए अभी बैठिए, फिर इलाज मैं बताता हूँ। पहले खेती अच्छी कर लें, फिर इलाज तो हम करवा ही देंगे। थोड़ा सा तो हो जाएगा। हाँ, वो पूरा ही हो जाएगा। अच्छा खाओ, ऐसे ही नहीं बने। अच्छा फटाफट आओ, फटाफट आओ। मुट्ठी बंद करो, मेरे ताकत को रोको रोको। और ये मेरे ताकत को 100% रोक रहे हैं। अब इनको क्या किसका करा दूं मैं? रंग, गंध, स्वर। अभी गंध स्वर का करा देता हूँ, ठीक है। इनको बोलो मैंने सफेद शर्ट पहना है। ગુરુજી એ સફેદ શર્ટ પહેરેલો છે। अरे गुरुजी नहीं। हाँ, बोलो। મેં સફેદ શર્ટ પહેર્યો છે। अब इनने सच बोला है कि झूठ बोला है? झूठ बोला है। लगाओ ताकत, और ये ताकत खत्म। लगाओ लगाओ लगाओ, ऐसा तो नहीं। खत्म कि नहीं खत्म? पहले माफी मांगो और बोलो मैं काला शर्ट पहना हूँ। મેં કાળો શર્ટ पहले क्षमा मांगो, ऐसे नहीं होता। बिना क्षमा के नहीं मिलता है। आई एम सॉरी। આઈ એમ સોરી, મારી ભૂલ થઈ। रोको मेरे ताकत को, रोको। ये जो है मेरे ताकत को रोक तो रहे हैं, पर उतने मजेदार नहीं रोक रहे हैं जैसे पहले रोके थे। रोको। हाँ, अभी भी घट रही है। जरा 2 बार राम राम बोलो। જય શ્રી કૃષ્ણ બધાયને। अभी रुको, रुक जाओ, अभी रुक जाओ, देख लो। रोको मेरे ताकत को, रोको। ये देखो मेरे ताकत को अभी रोक रहे हैं। जरा केवल राम राम बोलो 2-4 बार। राम 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 રામ 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 બધાયને રામ 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 રામ। ठीक है। और आपको मंत्र के स्वर में राम राम बोलना है। राम 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 राम, ऐसा। बहुत ताकत तुरंत बढ़ गई। ये देखो जितनी ताकत इनके पास थी, अभी ये मेरे ताकत को काफी हद तक, और पूरी ताकत वापस आ गई। ठीक है। ફળ ખાયા तो था ने। झूठ बोलने से ताकत घटती है, और राम राम बोलने से ताकत बढ़ती है। ठीक है, बैठो। आ जाओ, कोई एक स्वर का और एक उपयोग अच्छा बता। कमजोर आओ। आप कौन था अभी? कमजोर कौन था? कमजोर आओ, अभी कमजोर चाहिए मुझे। कमजोर चाहिए। ताकत बढ़ाने वाला प्रयोग करा रहा हूं। मुट्ठी बंद करो। और इनकी ताकत को हम रोकते हैं, और वास्तव में इनकी ताकत जो है, मैं आराम से इनके हाथ को दबा सकता हूँ, आराम से। हाँ कि ना? है ना? हाँ। राम 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 बोलो जरा 8-10 बार। राम 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 राम। ये राम राम बोल रहे थे कि मरा मरा बोल रहे थे? अब इनकी ताकत देखिए, पूरी ताकत लगा दिया मैंने। बढ़ी कि नहीं बढ़ी? केवल राम राम ही ऐसा शब्द है जिससे ताकत बढ़ती है, और किसी से नहीं बढ़ती। करके देख लो जितने भी। राम राम एक संपूर्ण मंत्र है, और इसको मरा मरा भी बोलोगे तब भी ताकत बढ़ेगी। इसलिए पूरे भारत में राम राम की परंपरा थी। हमारे गांव में तो है अभी राम राम मिलने अभी भी है। हमारे गांव में तो अभी बढ़ी भी कि है। नहीं बढ़ी? बढ़ी ना? नहीं बोलते हैं, राम राम नहीं बोलते हैं। ये जब नया वर्ष आता है ना, किस कभी भी जब ताकत घटने लगे, कुछ नहीं, जैसे मैं भी माला रखता हूँ, तुरंत राम 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 शुरू करो। बीमार पड़ते भूख लगी तब भी राम राम बोलो। बोलते हैं। नहीं तब भी बोलो, नहीं भी है कभी भी लगा। या कोई निगेटिव पेड़ के नीचे चले गए, जैसे यहाँ निगेटिव पेड़ तो मुझे दिख नहीं रहा है, शायद वो बाहर का वो जो है वो बमूला हो सकता है, वो निगेटिव, उसके नीचे आओगे ताकत घट जाएगी। लेकिन जैसे ही राम राम बोलोगे ताकत तुरंत आ जाएगी। कोई गलत आदमी, ठीक है जाइए, कोई गलत आदमी आपसे मिलने आया, राम राम बोलो, उसकी हिम्मत ही नहीं होगी आपसे आगे बात करने की या गलत बोलने की। कोई गलत मानसिकता से आया है, राम राम का उच्चारण करो अंदर से, उसकी मानसिकता बदल जाएगी। तो राम राम सबसे छोटा और जो है संपूर्ण मंत्र है। और ये राम जी के आने के पहले भी राम राम होता था। ठीक है, ठीक। तो अब ये है, आप जिस खेत में जाओगे पौधों से केवल राम राम बोलो, आपका प्रोडक्ट उस दिन फ्लावरिंग नहीं झड़ेगा। आप खेत में जाते हो, बहुत आंधी तूफान आ रहा है, केवल राम राम का उच्चारण करो, आंधी तूफान वहां कम से कम नुकसान पहुंचाएगा। मिट्टी से राम राम करो। प्रार्थना तो अभी करवाऊंगा, लेकिन स्वर का मैं बताऊं, केवल राम राम करिए। आप राम राम बोलते हुए आगे बढ़ते रहिए, पौधों से राम राम बोलिए। मैंने खेत में भी कई लोगों को प्रयोग कराए। आप जिस पौधे को राम राम बोलोगे उसकी ताकत बढ़ जाएगी, पड़ोस को नहीं बढ़ेगी। लेकिन इसलिए सबसे राम राम बोलते हुए आगे बढ़ो।
गुरुजी हम ऐसा बोलते हैं तो लोग हंसते हैं कि राम राम से बड़ी पाक होगी। मेहनत से पाक होता है, राम राम बोलने से नहीं हाँ, तो होता। आप- उसकी मानसिकता नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव कैसे हाँ करें, तो वही आप होता क्या है देर से आए। राम इसके राम पहले बोलते मैं इसके पहले यही बताया था, मेहनत कर रहे हो मतलब गलत कर रहे हो, बुद्धि लगा रहे हो मतलब आप नहीं आए थे तब मैंने यही गणित समझाया। खेती में जो भी मेहनत कर रहा है मतलब गड़बड़ कर रहा है, सही है। बुद्धि लगा रहा है मतलब देखो जब पौधे में जिंक नहीं होगा तो बुद्धि तो लगानी पड़ेगी जिंक देने की, लेकिन जिंक की कमी ही ना हो ऐसा सिस्टम डेवलप करो। समझ गए? हाँ, MBBS बनना है। स्वाध्याय हमारा एक सब्जेक्ट है प्राचीन का। 5 हमारी जो है प्रक्रियाएं थी, यम, नियम, आहार, विहार, प्रत्याहार, है ना। तो इन 5 के लिए 5 क्रियाएं थी, यज्ञ, दान, तप, कर्म और स्वाध्याय। अगर आपके कान में तरंगे नहीं आ रही हैं तो फिर उसका ऑपरेशन करना। आँख में अगर विटामिन ए नहीं है और शरीर नहीं दे रहा है तो ऑपरेशन करके देना पड़ेगा। स्वाध्याय, तो स्वाध्याय यानी MBBS एक प्रक्रिया थी पर वो 5वें स्तर पर थी। पहले यम से यानी नेचुरल, नियम यानी जीवाणु, आहार मतलब उसका भोजन क्या है उसको दे दो, विहार और प्रत्याहार। इन 5 चीज़ों से भोजन की परंपरा भारत में थी। और 5 चीज़ों का क्या आधार था? यम का आधार था यज्ञ, नियम का आधार था दान और यज्ञ दान जो है यम, नियम, आहार। आहार का था कर्म। हर जीव देखो अपना कर्म करके आहार ग्रहण करता है ना। शेर मारकर मांस खाता है, गीदड़ सड़ाकर मांस खाता है। हर जीव का, केचुआ मिट्टी ऊपर से नीचे जाके खाता है, कर्म। तो कर्म करके फिर अब भोजन करना, यज्ञ दान कर्म। फिर जो है यम, नियम, आहार, विहार, यज्ञ दान तप। हाँ हाँ, तप पहले रहा, फिर कर्म है। तो यम का है यज्ञ, नियम का है दान और आहार का है तप और विहार का है कर्म और अंत में है प्रत्याहार यानी हर अंगों का आहार अलग अलग है। अगर वो नहीं मिला तब स्वाध्याय करके, स्वाध्याय मतलब उसको कैसे इंजेक्ट करके देना है फिर वहाँ करो, तो उसके लिए स्वाध्याय कहा गया। यानी आज की टेक्नोलॉजी यानी MBBS यानी PhD करना। ठीक है, तो अभी हम आपकी रासायनिक खेती से उबरने के लिए आपका प्रत्याहार करवाएंगे हम 1 साल 2 साल, जीवन भर आपको अपंग नहीं रखेंगे। ठीक है, कुछ बना के करो, जो नहीं बना सकते बना बुनाए लो। मैंने किसानों की FPO बना दिया, राह FPO। ठीक है, तो किसानों की संस्था से ही बना बुनाए लो, क्योंकि प्रत्याहार नहीं कराओगे, मान लो जिंक है ही नहीं, मिट्टी में नहीं है, बीज में नहीं है, पत्ते में नहीं है, तो बाहर से देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? आप कहो गुरुजी सूर्य के प्रकाश से जिंक ले लो, है सूर्य के प्रकाश में जिंक, लेकिन आपका सिस्टम उसको अपडेट करने वाला नहीं है। ठीक है, उसको जड़ से ही देना। जैसे नाइट्रोजन मिट्टी में है ही नहीं, हवा में तो खूब है साहब 78%। तो हमको जब तक वो सिस्टम जनरेट नहीं होता तब तक हमको गौमूत्र वाला नाइट्रोजन प्लांट को देना पड़ेगा। ये है प्रत्याहार, स्वाध्याय। मेरे कहने का मतलब समझे? समझ गए? और ये जितने भी प्रयोग मैं बता रहा हूँ जो है रूप, रंग, गंध, स्वर, स्पर्श, ये भौतिक अवस्था से ऊपर उठने पर है। मान लो आपके खेत में पीएच गड़बड़ है, जिंक नहीं है, मिट्टी में निगेटिविटी है, तो रूप, रंग, गंध, स्वर, स्पर्श काम नहीं करेगा। हाँ, जैसे आपकी बाल्टी में 10 ठो छेद है, मैं कितना ही पानी डालूं, भरेगा क्या उसमें? नहीं भरेगा। तो पहले बाल्टी को ठीक करो आप, उसके छेद ठीक करो, पहले मिट्टी ठीक करो, बीज ठीक करो, पौधे को जो है स्वाध्याय करके, PhD करके और उसकी प्रत्याहार उसके हर अंग में पूरा करो, तब ऊर्जा दोगे, तब उसको लेगा। आपके शरीर में कैल्शियम ही नहीं है ठीक से, तो आप दे दो कितनी ऊर्जा। कैल्शियम जो है, कैल्शियम और आयरन एनर्जी को तो पंच महाभूत पकड़ के रखते हैं, इसलिए मैं पंच महाभूत चेक करता हूँ। पर पंच महाभूत में रूप यानी वही कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम ही है। रंग, हर कोशिका के रंग तय हैं। अगर रंग कम हो गया किसी कोशिका का तो समझ जाना वो ऊर्जा को पकड़ के नहीं रखेगा। गंध, हर कोशिका का एक गंध है, स्वर है और स्पर्श है। तो अभी क्या होता है, स्वाध्याय होते तक, प्रत्याहार होते तक, यानी हर सिस्टम को ठीक करते तक ऊपर से देना, उसके बाद नहीं देना। और देने में भी क्या करना है, 50 से 60% घर में बना के देना है।
और 30 से 40% बना बुनाया देना है। कोई अगर मेरे से कहता भैया सब बना बुनाया दो, तो हम उनसे पहले ही हाथ जोड़ लेते हैं। नहीं, क्योंकि सब बना बुनाए लोगे तो आजकल क्या है, एक मतलब हर चीज में मतलब पैकिंग का खर्च अलग, भेजने का अलग, जीएसटी अलग, सब चीजें हैं कि नहीं है। फिर जिसने इन्वेस्ट किया उसकी प्रॉफिट अलग, जो वर्किंग कर रहा है उसके वेतन अलग। कोई भी 15-20 हज़ार से काम नहीं करता है। तो जो है 10 रुपए की चीज कब हो जाती 50 रुपए पता ही नहीं चलता। हाँ कि ना। इसलिए जो बना सकते हो बिल्कुल नहीं खरीदना, और अगर खरीदना है तो पड़ोसी से खरीदो। मैं इनसे बोलता हूँ अभी कि इस फार्म में बनाओ, यहाँ से ले जाओ, कच्चे में ले जाओ सीधे, कोई बिल नहीं, कोई जीएसटी नहीं, कोई पैकिंग नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। हाँ कि ना। तो भैया पहले तो बनाओ, क्योंकि क्या होता है बहुत सारी चीजें अभी हमें देनी पड़ेगी बना बुनाए। ठीक है, तो मेरे रूप, रंग, गंध, आप दुर्गंध में जाओगे ऑटोमेटिक ताकत खत्म हो जाएगी। जैसे वो जो है बमूरे का पेड़ अगर निगेटिव है, मैं देख लेता हूँ मेरी माला से, और मैं हर चीज को इससे चेक करता हूँ। ठीक है, माला से। ये माला नहीं, ये ऊर्जा चेक करने की मशीन है। टेक्नोलॉजी बड़ी छोटी लेकिन ज्ञान अति उच्च। जैसे आपको हर जगह की ऊर्जा चेक करनी है, खाने की चेक करनी है, कपड़े की चेक करनी है, वातावरण की चेक करनी है, फसलों की करनी, तो ये रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। तो हमारे पूर्वज रखते थे, इसलिए गले में पहन के रखते थे तो बड़ा वाला रखते थे, हाथ में पहनते थे छोटा रखते थे। हर जगह जाते पहले ऊर्जा चेक करते थे। जैसे अभी यहाँ का हवा का ऊर्जा चेक करता हूँ, पॉजिटिव है। ठीक है, इसका चेक करता हूँ, निगेटिव है। इस कपड़े का चेक करता हूँ, पॉजिटिव है। ठीक है, तो मैं इसी से अब उस बबूल के पेड़ का कर रहा हूँ, निगेटिव है। और ये इसका जो है बरगद है ना, पॉजिटिव। इसके नीचे खड़े हो जाओगे ताकत बढ़ेगी, उसके नीचे खड़े हो गए ताकत घट जाएगी। अभी करते हैं प्रयोग। तो ऐसे पेड़ जो ताकत घटाते हैं, ऐसे पेड़ों में चिड़िया घोंसला नहीं बनाती और गधे इनके नीचे नहीं बैठते। देख लो आप, अशोक का पेड़ जो आपके यहाँ सीधा सीधा चलता है ना, उसमें चिड़िया, इसमें चिड़िया घोंसले नहीं बनाती। और जो बना रही है उसमें कहीं ना कहीं वो चिड़िया के अंदर भी नकारात्मक ऊर्जा की प्रवृत्ति है। तो गधों को और चिड़ियों को पता है ये पेड़ निगेटिव है। वो कोनोकार्पस भी आजकल भारत में लग रहा है। वो केवल विदेशों में इसलिए लगाया जाता है उसका कि वो जो है मांस पका सके उससे, क्योंकि तेजी से बढ़ता है वो लकड़ी। ठीक है, हम लगाए जा रहे हैं। अब तो भारत सरकार ने भी घोषित किया कि अभी इसको हर जगह नहीं लगाना। तो क्या है, निगेटिव जानते हैं। हमारे यहाँ पश्चिम के जितने पेड़ पौधे फूल हैं सबके सब बहुत निगेटिव। इसलिए भारत के बाहर जाने की परंपरा ही नहीं थी। जो जहाज में गया और वापस आता था उसको समाज से बाहर कर दिया जाता था, क्योंकि वहाँ का खा के आया तो यहाँ गड़बड़ करेगा। इसलिए विदेशी महिलाओं से विवाह भी वर्जित था, क्योंकि डीएनए की प्रकृति निगेटिव। आप देखिए गाजर घास कहाँ का है, विदेश का, निगेटिव है कि पॉजिटिव। बेशरम कहाँ का है, विदेश का, निगेटिव है कि पॉजिटिव, निगेटिव। ये जितने भी फूल आए हैं, मनी प्लांट और जितने भी प्लांट हैं जो है इनर प्लांट हैं, अधिकतम निगेटिव। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है एक भी चीज निगेटिव ना जाए, न रूप में, न रंग में, न गंध में, न स्वर में, न स्पर्श में। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो केचुआ खाद आता है इसको क्या बोलोगे आप, निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव। पक्का? अगर जो केचुआ की व्यापार करता हो खाद की हो तो कहेगा यार आप कौन सा आ गए, मैं इतने साल से डलवा, रिजल्ट भी बिल्कुल रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि उसमें अमीनो एसिड है। केचुए के पसीने में कुछ ह्यूमिक एसिड और कुछ एसिड्स हैं अलग से, तो उससे पत्ती में चमक तो आएगी। जैसे मेंढक चमकीला होता है ना, पत्ती में चमक आएगी पर प्रोडक्शन नहीं आएगा, क्योंकि आलसी हो जाएगा पौधा। बेसन के घोल में दुर्गंध आएगा पर इसको स्प्रे करोगे तो चमक आएगी, लेकिन उपज नहीं आएगी और बीमारी बढ़ेगी। ये छोटी छोटी बातें हैं पर ऊर्जा विज्ञान की बातें, इनको समझा नहीं किसी ने। और फार्मूले भी ऐसे वाहियात बने, 10 वर्णी कोई फार्मूला नहीं है। आयुर्वेद में इसका कोई वर्णन नहीं है, इतने ग्रंथ है हमारे पास। कहीं 10 वर्णी पत्तों को उबाल के और पीने का इस तरह परंपरा ही थी।
आयुर्वेद में भी उबाल के काढ़ा पीने तक की परंपरा नहीं है। देख लो आप कोई भी आयुर्वेद का ग्रंथ, ये बताओ किसी भी पत्ती को उबालोगे तो उसका जो सत्व है वो बचेगा कि उड़ेगा? उड़ जाएगा, हैं? बचेगा ही। गौमूत्र को उबालोगे, गौमूत्र को उबालोगे तो उसका सत्व जो है रहेगा कि उड़ेगा? गौमूत्र का क्वथनांक मिलेगा? उड़ जाएगा। गौमूत्र का क्वथनांक होता है 70 डिग्री टेम्परेचर। कितना? 70 में गौमूत्र का उड़ जाता है पूरा, बचा क्या? अर्क तो उड़ा दिए। तो गौमूत्र पूरे भारत में गौमूत्र को उबाल के स्प्रे करने की परंपरा शुरू हो गई। आयुर्वेद में आसव, आरिष्ट, भस्म, रसायन, जैव ऐसे बनते, ये 10 पर्णी और उबाल के डालो, एक भी परंपरा नहीं। पता नहीं भारत में फार्मूले क्यों चल पड़े, और किसी आयुर्वेदाचार्य ने टोका भी नहीं।